Yeah. So in today's class, we are going to get the basic characteristics of studies, and you will come to know in WhatsApp group. I sent you the PDF फाइल। WhatsApp ग्रुप में मैंने आपको PDF फाइल भेजा हुआ है। बेकन के बारे में भी है, ऑफ स्टडीज के बारे में है, उनका एक और ऐसे है ऑफ ट्रूथ। ऑफ ट्रूथ पर हम कल बात करेंगे। आज की क्लास में हम कोई मतलब बड़ी क्लास नहीं होगी, जितनी भी देर में बेकन का ऑफ स्टडीज पूरा हो जाएगा उतनी ही देर में वो सारी चीजें रहेंगी या हम बात करेंगे। स्क्रीन को मैं शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि जो है टुडे आई जस्ट ओनली वांट टू एक्सप्लेन दैट पार्टिकुलर थिंग, द पॉइंट विच आई शेयर्ड विद यू। You can say the notes which I shared with you, that particular notes I would like to explain in simple and lucid language. So what I want to say, when we talk about Francis Bacon, we know it very well, a well known essayist of Elizabethan age। जो फ्रांसिस बेकन थे एक वेल नोन एसेइस्ट है, और किस एज के हैं? एलिजाबेथन एज के हैं। कल किसी और ने भी ये बात कही थी कि क्या उनका समय जैकोबियन एज में भी जाता है, या एब्सोल्युटली उनका कुछ समय जैकोबियन एज में भी है, क्योंकि उनकी मौत 1626 ईस्वी में हुई है और एलिजाबेथन एज 1603 में खत्म हो जाता है। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि एज एन एसेइस्ट ही सर्व्ड बोथ इन जैकोबियन एजेस एंड एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एजेस। तो दो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि बेकन एक एसेइस्ट है जिन्होंने दो एजेस में सेवा की है। दो एजेस का मतलब कि एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, जैकोबियन एज 1603 से लेकर 1625। एलिजाबेथन एज क्वीन एलिजाबेथ, जैकोबियन एज जेम्स फर्स्ट उस समय के राजा थे। एलिजाबेथन एज में तीन इंपॉर्टेंट हस्तियां आई थी, विलियम शेक्सपियर ड्रामा के फील्ड में, एडमंड स्पेंसर पोइट्री के फील्ड में, एंड इन द फील्ड ऑफ एसे या इन द फील्ड ऑफ प्रोज यू फाइंड हुम, यू फाइंड फ्रांसिस बेकन। अब अगर आप जैकोबियन एज की बात करते हैं तो जैकोबियन एज में मेटाफिजिकल पोइट्री एक नई चीज देखने को मिलती है। दूसरा चीज उसी एज में आपके बेन जॉनसन, जिनको जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का फादर कहा जाता है, एंड ही वाज द फर्स्ट लाउरिएट पोएट। So there are two or three important points which we have to keep in our mind कि as an essayist which age he belongs। As an essayist he belongs to two ages, एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, सेकेंड इज जैकोबियन एज 1603 से 1625। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की हु वर द कंटेम्परेरी ऑफ दिस मैन। In the field of drama, you find a big name that was William Shakespeare. In the field of poetry, you find Edmund Spenser, जिसे पोएट कहा गया है। इसके अलावा आप खुद देखेंगे कि एक और नाम है जिनका नाम सर फिलिप सिडनी है, जो एक सोनेटियर थे और क्रिटिसिज्म में भी उनका थोड़ा सा रोल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बेकन को हमें कैसे स्टडी करना चाहिए। कल जब मैंने क्लास आपसे शेयर किया था, मैंने उसमें बात किया था, तो मैंने आपको बताया था कि बेकन से रिलेटेड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू कीप या व्हिच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। वन ऑफ द मोस्ट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इज दैट कि ही वाज द स्टेट्समैन एंड फिलोसोफर। जब भी आप बेकन को देखेंगे या उनकी अपनी एसेज को पढ़ेंगे, या उनका टू नोबल वर्क्स है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और नोवम ऑर्गेनम। उनका दो इंपॉर्टेंट वर्क है, नोवम ऑर्गेनम और एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। व्हेन यू गो विद दीज टू नोबल वर्क्स ऑफ दैट मैन, यू कम टू नो कि उसमें जो है स्टेट्समैनशिप नजर आता है, उसमें जो है फिलॉसफी भी नजर आती है। तो वेन एवर यू टॉक अबाउट फ्रांसिस बेकन, रिमेंबर दैट कि बेकन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ फिलोसफर एंड स्टेट्समैन इन एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन एज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ रिनेशा। जो रिनेशा था उसका इम्पैक्ट बेकन के या बेकन के वर्क में, बेकन के एसेज में नजर आता है। तो इम्पैक्ट ऑफ रिनेशा, और एज अ फिलोसफर, एज अ स्टेटमैन, ही सर्व्ड विद वेर ही सर्व्ड इन टू एजेस। बेकन को अलेक्जेंडर पोप ने कहा है द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। इस स्टेटमेंट में कंट्रास्ट नजर आता है, लेकिन वाइजेस्ट इसलिए कहा गया कि रियली में ही वाज एन इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, इसलिए वो वाइजेस्ट थे। ब्राइटेस्ट उस समय के सबसे चमकदार सितारे थे। ही गॉट नेम, फेम एंड टोल्ड अदर्स की व्हाट दे हैव टू डू, क्या क्या चीजें। तो यू फाइंड व्हाट की द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। उनको मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड क्यों कहा गया? मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड इसलिए कहा गया कि जो फ्रांसिस बेकन रहे हैं
ऐसा कहा जाता है. At that time there was no Shamim. Shamim didn't work with that man, but some people accuse that he took bribe. Without taking bribe, he didn't do any work. बगैर रिश्वत लिए हुए उन्होंने कोई काम नहीं किया. तो इसका मतलब ऐसा कि वो अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन practically ऐसा कहा जाता है कि he took bribe. But I don't know what is the reason. So he was the wisest, the brightest, and the meanest of mankind. This statement was given by whom? This statement was given by Alexander Pope. About whom? About Francis Bacon. Next point which you have to keep in your mind, that is what? That is a key. He called his essays dispersed meditation. DISPERSED. When you hear, when you get my lecture, after getting lecture, when you consult the note, when you go with the note, you will come to know these points. When you find Francis Bacon 1526 सॉरी उनका जो डेट ऑफ बर्थ है और जो 1626 में उनका जो डेथ हुआ है, when you go with this one you will come to know कि all these points I have already mentioned कि he called his essays, what he called his essays dispersed meditation. And this dispersed meditation refers to what? It refers to scattered views. उन्होंने कहा कि जो मेरे एसेज हैं वे बिखरे हुए विचार हैं, उन बिखरे हुए विचार को मैंने एक ऑर्गेनिक फॉर्म दिया, मैंने एक रूप दिया. तो यू कम टू नो कि ही कॉल्ड हिज एसेज dispersed meditation. DISPERSED. Dispersed meditation. Next point, what do you find? Practical wisdom. You find aphoristic style means maximum effect in minimum words. You find compactness. Yesterday I told you. You find some other thing that is known as the Latin quotations, archaic words, epigram. And that epigram I defined yesterday ki short and pithy statement, indirect way of saying, indirect saying. So you find short and pithy statement. This short and pithy statement, this is known, how this is known as epigram. EPIGRAM. So don't think कि ये लेक्चर बहुत मैं फास्ट दे रहा हूँ, नहीं, ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी नोट्स में है. इफ यू हियर इट this particular time, if you get time to go with this lecture again, you will come to know कि the beauty of this lecture ultimately finds कि कम समय में हम बेकन की सारी बातों को रख सकते हैं, because already I shared you PDF फाइल, उसको मैंने आपको शेयर किया है. Next point which I want to tell you कि when I talk about his essays, so already I told you, you find Latin quotations, you find aphoristic style, you find practical wisdom, you find didactic element कि he behaves like a teacher, he teaches you, he instructs you, he presents himself as an instructor, he instructs you, he behaves like a teacher, he tells you what you have to do and what you have not to do, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सर वॉइस नहीं आ रही आपकी. Yeah, are you getting my voice? Yes sir, now it's okay. Okay, so I was telling you कि when you talk about this man, when you go with Francis Bacon, there are certain points, there are certain elements, there are certain characteristics which you have to keep. And what is that? कि aphorism, maximum effect in minimum words, compactness, you find brevity, you find impersonality, you find didactic elements, you find that he behaves like a teacher, he is an instructor, motivator, he doesn't share any personal thing, he doesn't tell about his relative. No, there you find what overall there is the objectivity about such a type of thing, such a type of top means common points he had choose, he had taken, which you can generalize. If you talk about off marriage, if you talk about gardening, if you talk about princess, if you talk about education, if you talk about revenge, you can just understand ki how practical, how much practical you can say ki topic or elements he had taken and he has shared his practical experiences. No emotional touch at all. उनके अपने जो है essays में कोई emotional touch नहीं. He doesn't reveal his heart, he doesn't reveal his soul, he only reveals his mind. बेकन ने कभी जो है अपने दिल को नहीं खोला पाठकों के साथ. बेकन ने कभी अपने दिमाग को, अपने हमेशा अपने दिमाग को खोला है. उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअलिटी दिखाई है प्रिसाइज फॉर्म में, बहुत अच्छे ढंग से, खूबसूरत ढंग से उन्होंने केवल उन्हीं सब चीजों को रखा हुआ है. So the beauty of Bacon's essays lies he has written 58 essays and you will come to know it published in 1597, 1612 and 1625. 10 essays came in 1597, 38 in 1612 and then the remaining in 1625. So the important thing is what when you talk about these 58 essays you will come to know
They all have the basic characteristics, the basic similarities. That is what, that is the practical wisdom, aphorism, epigram, and so many things you come to know. And that is what ultimately you also find that he doesn't talk about himself, his family members, just like Charles Lamb, not like Charles Lamb. He talks. So you will come to know there is the objectivity, impersonality, and whatever he says, whatever he tells, whatever he shares, always you will come to know कि very practically, like a motivator, instructor, teacher. He just tells to all of us. So these are the basic characteristics of that man. But when you talk about his age, so you remember that his age means that was the age of the Renaissance. And Renaissance means what? Renaissance means the rebirth, revival, reawakening, Greco-Roman art, culture, literature. So you find the impact of Greco-Roman art, culture, and literature, because he uses Latin quotations, he uses some archaic words, he talks about the importance of education, and the importance of education you find after Renaissance or during Renaissance. These things you will come to know. So whenever you go, whenever you find these points, always keep in your mind you are not talking about a man means that is a only a very ordinary essays. No, not at all. Keep in your mind he has written very short essays, 58 essays, but in that essays you find what, the reflection of your own life, that is based on the ground of reality. If you don't say ki that is the reflection of the life, so you can just say that is what, that is the experiences which you and I feel, which any other feel, and which the coming generation will feel. वो सब उसको, and even वो कहा जाता है कि उनकी जो स्टाइल है वह मैचलेस है. Even 500 years have gone and no one can write such a beautiful essay, such a beautiful uh, means you can say style which he used. That is what, that is unique, that is awesome, that is matchless, that can't be compared at all. These are the things which I want to share. Now there are certain points जो मैं आपको पहले भी शेयर किया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे उसे मैं बताना चाहूंगा. जैसा मैंने बताया कि you find aphorism, epigrammatic sentences, practical wisdom, एंड लैटिन कोटेशंस, आर्केइक वर्ड्स, ये उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसके अलावा उनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है. फादर ऑफ एसे मॉन्टेन को कल मैंने बताया था. और उनका अपना जो एसेज है उसमें आप देखते हैं कि उनको फादर ऑफ इम्पीरिसिज्म भी कहा जाता है. ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इम्पीरिसिज्म. EMPIRCISM. What is empiricism? You will come to know कि empiricism and ideology, या practicing or believing in a particular ideology which is लॉजिकल, जो काफी ज्यादा लॉजिकल है, जिसमें सारा चीज आर्गुमेंट पर आधारित है, और जिसमें सारा चीज जो है एक आप कह सकते हैं कि एक थॉट पर को लेकर के बात करती है. उन सब चीजों को आप देखते हैं. तो यू हैव टू गो विद दिस पॉइंट. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हिज एसे. अब मैं जो बात करूंगा उनके एसे को लेकर के बात करूंगा, और केवल एक एसे है, दैट इज व्हाट ऑफ स्टडीज. When I talk about of studies, remember that in this essay Bacon tells about merit and demerit of studies. Note down these 2 points: merit and demerit of studies. वो जो है स्टडीज की योग्यता और स्टडीज से क्या नुकसान है, दोनों चीजें बताते हैं. मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्टडीज, MERIT. डीमेरिट, DEMERIT, डीमेरिट. Merit and demerit of study. So it's one of the most popular essay, और जो ऑफ स्टडीज है वो उनके सबसे पहले essay में, जिसका जो 1610 में, नॉट 1610, जो 1597 ईस्वी में जो 10 essays पब्लिश हुए थे वो उसमें आया हुआ है. So what you find कि in this essay Bacon tells about merit and demerit of studies, and he tells that कि what are the uses of studies, and if you study too much then is there any negative point or not. तो ये बताते हैं कि स्टडीज से क्या फायदा है और स्टडीज से क्या नुकसान है. अगर कोई आदमी ज्यादा पढ़ता है तब उसका क्या रियली में कोई नुकसान है या नहीं है. तो एक तो यह ऐसे जो है उनका, अगर कहा जाए कि एक मास्टरपीस माना जाता है, और काफी अच्छा ऐसे उनका है. और यह ऐसे जो है 1597 ईस्वी में पब्लिश हुआ. एंड 1597 में 10 एसेज आए थे, उन 10 में से एक ये भी रहा है. इट वॉज रिवाइज इन 1612. एक नया पॉइंट मिला है
कि इस एसेस को 1612 में रिवाइज किया गया, कुछ लैटिन कोटेशंस, कुछ और लैटिन वर्ड, लैटिन वोकैब उसमें जोड़े गए थे। यह जो एसेज है उसमें न्यू आइडियाज यू फाइंड, लॉजिकल एंड रेलिवेंट थीम है, यू फाइंड सम न्यू आइडियाज, you come to know कि logical और relevant themes you find, and wisdom of the world you find, wisdom of the world की merit and demerit of studies, and which book you have to study and in what way, आपको कौन सी किताब पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, you find these things also. So you find new ideas, logical and relevant themes, practical wisdom, merit and demerit of studies, and in this essay you find the didactic element also. What is didactic element? The word didactic element refers to what? It refers to कि Bacon behaves like a teacher, Bacon behaves like an instructor. He teaches you, he tells you what you have to follow, he tells you what you have not to do. Like a teacher, like an instructor, he comes before us and just to tell what we have to do and what we have not to do. So other point you have to remember for Bacon, जो बेकन है उन्होंने ये बताया कि रियली में स्टडीज से क्या क्या बेनिफिट है, या एक आदमी की जिंदगी में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, और स्टडीज का तरीका क्या है, उसका पैमाना क्या है, क्या नियम होने चाहिए, किस तरह से हमें स्टडीज के पैटर्न पे चलना चाहिए. So you have to remember, for Bacon the study is always related to the application of knowledge in practical life. अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो स्टडीज का संबंध किससे है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ का जो नॉलेज है वह उसको और इनरिच करता है. अगर आपको कोई भी चीज का डिसीजन लेना है तो जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, ऐसा मतलब मैं नहीं कहता पढ़ने का मतलब कि एक्सपीरियंस से भी है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी जो है वह किसी भी डिसीजन को क्विक डिसीजन लेगा और उसमें लॉजिकल अप्रोच लेकर के कुछ हद तक वो सही हो सकता है. तो बताते हैं कि वट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ ये चीज बहुत अप्लीकेबल है आपका ऑफ स्टडीज का, वट एवर यू हैव रेड, वट एवर यू हैव स्टडीज, वट एवर यू नो, द पास्ट एक्सपीरियंसेस, द जनरेशन हु आर नो मोर, what they have read, what they did, their experiences you find through studies, by study. फिर उन्होंने कहा कि जो स्टडीज है उससे तीन तरह का फायदा होता है. वो तीन तरह का फायदा क्या है? स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. स्टडीज हमें तीन तरह से फायदा होता है. एक तो स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, व्हाट डू यू मीन बाय डिलाइट? डिलाइट इट रिफर्स टू कि इससे हमें खुशियां प्राप्त होती है. स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, इससे हमें खुशियां प्राप्त होती है. स्टडीज सर्व फॉर ऑर्नामेंट, और खुशियां कैसे प्राप्त होगी? व्हेन वी आर इन प्राइवेटनेस, व्हेन वी आर एलोन, व्हेन देयर इज नो वन टू हेल्प अस, when you feel that there is no one to give you any company, that time books are your bosom friend, and you get delight, you get pleasure. So that time studies help you. Second important point ki when studies of for delight, then second is what? Ornament. And how it is like an ornament? It is like ornament because when you communicate with anyone, when you talk with anyone, when you exchange your thought, if you have studied, if you have vocab, then you find that the particular diction, the particular word which you use, uses, that's highly magnificent, that's highly attractive in comparison of any layman. जो भी कोई layman यूज करता है तो उसकी तुलना में हम ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़े हुए लोग यूज करते हैं. So in this way you come to know कि ornamentation you get, how ornamentation you get when you have studied, when you exchange your thought, when you share your experiences, you will come to know that ornamentation comes in your language whenever you share your experience. Second thing is taking the quick decision. He also tells that any person who has studied more, yeah, much, he is capable to take the quick decision and in right direction or in right way. So therefore he tells what he tells, that studies of for delight, for ornament and for ability. ये तीन बातें उन्होंने बताई है कि studies of for delight, for ornament and for ability. How delight? When you are alone, when there is no one to give you any company, then the books are your bosom friend if you study at all. Then second important point, you find what? You find key taking the quick decision, whatever the experiences you have, whatever the experiences given by the past means generation, the generation who do not exist here, who do are no more in this world,
when you go with the experiences of those people who are no more in this world, you come to know ultimately what they have said, you apply it in taking the quick decision. Now the third point is ki ornamentation hai, ability hai, all these things you find. सेकेंड पॉइंट ही आल्सो सेज दैट कि अगर कोई आदमी ज्यादा स्टडी करता, पढ़ने में ज्यादा समय लगाता है, तो वह उसको लेजी बना देती है. अ पर्सन बिकम्स लेजी, अ पर्सन बिकम्स lazy, a person becomes inactive, a person becomes what, a person becomes, you can say, in other words you can say ki a person becomes something, you can say ki he has a lethargic situation. So in this way you come to know ki he says that if you spend too much time for studying, you become inactive, you become lazy, you have the lethargic situation. Therefore, he says that ki, no, not at all. You have to make a balance between studying and other things. He also says. So this is the demerit of study if anyone studies too much. And he also says what ki, one thing he has said ki the learned person, जो भी learned person, those who have studied well, those who have read well, those whom we address as a learned person, they execute plans effectively. They execute plans effectively. But they are capable to execute plans effectively if they have any decision, if they have to take any decision, if they have to go with any plan, then they take it very positively. Then they execute it. Manage their daily affairs with expertise and lead a healthy and stable life. Any person who is a learned one, they can manage the things very well if any problem comes. तो ये भी उन्होंने कहा कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वे अपनी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर लेते हैं, उनमें क्विक डिसीजन की क्षमता होती है, उनके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, वे बहुत सारी चीजों को पढ़े होते हैं तो उसको अच्छे ढंग से अप्लाई करते हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि किताबों को कैसे पढ़ा जाए. उन्होंने कहा कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसको बहुत कम पढ़ने की जरूरत होती है. विद द हेल्प ऑफ अदर यू कैन टेक द नोट्स, यू कैन टेक सम अदर थिंग्स. So with the help of other you can read those books. You don't need to read those books line by line, word by word. Yeah, you don't need to go with in a very detailed way, in a very deep way, but you need to help the other person, the particular notes created by that person. Even you can go with the summary, even you can go with the paraphrase, you can go with the critical analysis. You don't need to go with the original text. उन्होंने कहा कुछ किताबें ऐसी हैं उनको पढ़ने के लिए आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप उसको लाइन बाय लाइन आप नहीं आपको पढ़ने की जरूरत है, बल्कि उसको शार्ट तरीका अपना के किसी से नोट से लेकर के. लेकिन उनका कुछ किताबें ऐसी जो डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, जिसको आपको बिल्कुल डाइजेस्ट कर लेना है. यू हैव टू swallow दैट बुक, यू हैव टू swallow दैट बुक, यू हैव टू डाइजेस्ट दैट. सो यू फाइंड दिस इंपॉर्टेंट वन, दिस सिग्निफिकेंट पॉइंट कि किताबों को कैसे पढ़ा जाए, खुद कैसे स्टडी किया जाए, स्टडी से क्या बेनिफिट है, क्या ज्यादा स्टडी क्या करना चाहिए. फिर वो बताते हैं कि जो रीडिंग से क्या फायदा है, राइटिंग से क्या फायदा है और स्पीकिंग से क्या फायदा है. उन्होंने बताया तीन चीजें अगर हमारे अंदर परफेक्शन लाना है तो रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग. स्पीकिंग मीन्स एक्सचेंजिंग ऑफ अ थॉट, एक्सचेंजिंग ऑफ अ थॉट. इन सब तीनों चीजों को हमें अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा. रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा समय खर्च करता है तो वह जो है क्या हो जाता है, वह लेजीनेस उसमें आ जाता है. ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था. बाकी मैंने आपको बताया कि सब कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि यू हैव टू बी अ मीन्स अ वेरी, you don't have to be a bookworm. He says that you have to get lesson from nature also. Those who are only the bookworm, whatever is written in book, they will take any decision according to bookish knowledge. तो उन्होंने कहा no, not at all. Bookish knowledge is another thing. Bookish knowledge अपना अलग चीजें हैं, लेकिन जिंदगी बुकिश नॉलेज पर गुजारी नहीं जा सकती. तो उन्होंने इसके लिए मना किया कि हमें बुकिश नॉलेज तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रकृति के में जो भी चीजें पाई जाती हैं उनसे हमें लर्न करने की कोशिश करना चाहिए. ये बात उन्होंने उस ऑफ स्टडीज में बताया हुआ है. फिर वो ये भी बताते हैं कि कुछ काम करने से जो है क्या चीजें होती हैं, या कुछ सब्जेक्ट पढ़ने से क्या क्या फायदा होता है. मैथमेटिक्स पढ़ने से शार्प माइंडेड होते हैं. पोइट्री के पढ़ने से लोगों में जो है रिदमिक
क्रिएटिविटी होती है। फिलोसफी के पढ़ने से लोगों में जो है एक तरह का थॉट डेवलप होता है। इमेजिनेशन, इफ यू वांट टू डेवलप द ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन, यू हैव टू गो विथ पोइट्री, वी हैव टू गो विथ पोएट। तो उन्होंने सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंस बताया कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने से आपके अंदर कौन सा टैलेंट डेवलप होगा, कौन से एट्रीब्यूट्स आप में आएंगे, ये भी बात उन्होंने कही हुई है। बाकी मैंने बताया ही कि उन्होंने कहा हमें बुक वार्म नहीं बनना है, हमें नेचर से भी सीखने की कोशिश करना है। इसके अलावा उन्होंने अपने एसेज में एक कंक्लूड करने की कोशिश किया हुआ है कि जो ह्यूमन माइंड है उसका अपना इम्पोर्टेंस है और इंडिविजुअल लोगों का अपना एक वो चीजें हैं। सो व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स यू कम टू नो कि ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट या ये सब इम्पोर्टेंट चीजों को लेकर के उन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से ऑफ स्टडीज को बात किया हुआ है। फिर से मैं बता दूं, काफी स्टडीज उनका बहुत पॉपुलर इसे है जो 1597 में पब्लिश हुआ, 1612 में रिवाइज किया गया। इसमें उन्होंने स्टडीज की मेरिट और डीमेरिट को बताया हुआ है। मेरिट में उन्होंने बताया हुआ कि स्टडीज फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि डीमेरिट में क्या है कि अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा स्टडी करता है तो उसके अंदर क्या होगा, लेजीनेस हो जाएगा। और सारी चीजें मैंने बताया कि उनका एक कहना है कि अगर आप बुक वार्म बनना चाहते हैं तो ये अच्छी चीज नहीं, आपको प्रकृति से भी सीखना चाहिए। और प्रैक्टिकल नॉलेज की वो बात करते हैं, कम शब्दों में बड़ी बात करते हैं, लैटिन कोटेशंस का यूज किए हुए हैं। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। उसके अलावा आप देखते हैं कि उन्होंने जो भी बातें कही, उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स का डेली लाइफ में उससे लर्न किया जा सकता है या लर्न करता है। ऑफ स्टडीज में विजडम है, प्राग्मेटिक अप्रोच है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। तीन वर्ड आपको मैं बता रहा हूँ वो क्या है, तीनों वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि ऑफ स्टडीज में विजडम है, प्राग्मेटिक अप्रोच है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। इसके अलावा उनके जो एसेज हैं उसमें अगर आप देखेंगे कि इमोशन नहीं या कलरफुल एक्सप्रेशन नहीं, इमोशन या कलरफुल एक्सप्रेशन को उन्होंने महत्व नहीं दिया। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, इन सब चीजों को उन्होंने क्या किया, महत्व दिया हुआ है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। यू कैन सेंड योर फीडबैक इन व्हाट्सएप ग्रुप। बस मैं यहीं तक करूंगा। तो आज मैंने बेकन का ऑफ स्टडीज, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर आदमी के पास ऑफ स्टडीज का ओरिजिनल टेक्स्ट होगा, एक बार आप ओरिजिनल ऐसे जरूर पढ़ लीजिएगा और जो मैंने भेजा है उसको आपको कर लीजिएगा। ठीक हो।